this chapter. Okay, now we are going to discuss the rotational motion. Okay, now we are going to discuss what? Rotational motion. So now in this case, whatever the basic terms that we have studied in circular motion will be same in case of rotational motion. Okay, only few terms will be introduced. Okay, that you haven't studied it. Okay, तो देखो तो फर्स्ट टर्म हमें देखना है, that is moment of inertia. Moment of inertia. ठीक है, मैंने आपको रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस भी बताया है, फिर से उसको रिवाइज करते हैं. तो जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन ये जनरली किसके लिए डिफाइन किया जाता है? ये डिफाइन किया जाता है पॉइंट मास के लिए. किसके लिए? पॉइंट मास के लिए. ओके, मतलब एक पॉइंट मास होगा और वो जो पॉइंट मास होगा दैट विल revolve in circle or along the circumference of circle. तो वहां पे एक बॉडी है, राइट, मतलब एक पॉइंट मास है कि जो सर्कल में घूम रहा है. और कहां घूम रहा है? along the circumference. ठीक है, अब हमें अगर रोटेशनल मोशन डिफाइन करना है, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन जो होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन जो होगा ये किसके लिए डिफाइन करेंगे हम? ये डिफाइन करेंगे एक रिजिड बॉडी के लिए. किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए. रिजिड बॉडी. ओके, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ पॉइंट मास. ओके, तो एक रिजिड बॉडी, तो पहले रिजिड बॉडी को समझते हैं. व्हाट विल बी द रिजिड बॉडी? ओके, रिजिड बॉडी क्या है उसको हम पहले समझते हैं. तो देखो मैंने एक कौन से भी इरेगुलर शेप बॉडी ले ली. ओके, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट 3 डायमेंशनल बॉडी. ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल है ये समझने के लिए मैं थोड़ा इसको ऐसा, ठीक है, तो ये सपोज ये हो गई रिजिड बॉडी. अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी को अगर मैं फोर्स लगाता हूं, ठीक है, इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे इस बॉडी के ऊपर, कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे. सो लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी या दिस इज पॉइंट ई. तो जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, कौन सा फोर्स? तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, राइट, लाइक दिस. तो दिस इज फोर्स ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है, या इसको मैं क्या कर सकता हूं? इस बॉडी को मैं कंप्रेस कर सकता हूं. दिस इज अनदर फोर्स, राइट. इसको मैं क्या कर सकता हूं? कंप्रेस कर सकता हूं. ठीक है, सो और क्या कर सकता हूं? इसको मैं ट्विस्ट कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं? ट्विस्ट. तो देखो मैं डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, फोर्सेस, और ये फोर्सेस भी कैसे होंगे? दैट इज एक्सटर्नल टू बॉडी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. These forces are external to body. तो external to body है तो कौन कौन से forces लगाए मैंने? elongation. Okay, force of elongation, then compression. Okay, या twist, या twist. तो ऐसे मैंने बहुत सारे मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई किए और इन फोर्सेस अप्लाई करने के बाद, इन सभी फोर्सेस अप्लाई करने के बाद अगर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी और ए एंड डी और डी एंड सी और डी एंड ई, एनी 2 पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता, इनके बीच अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो
इस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी, इसको कहेंगे आप रिजिड बॉडी। तो जनरली ये जो रोटेशनल मोशन, मतलब देखो मैंने इसको खींचा या इसको कंप्रेस किया या इसको ट्विस्ट किया, कोई भी फोर्स अप्लाई करने से अगर ये दो पॉइंट होंगे या कौन से भी दो पॉइंट्स होंगे, अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता तो उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी, उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। तो देखो, तो सर्कुलर मोशन हमने एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया, रोटेशनल मोशन हम एक इलोंगेटेड बॉडी के लिए डिस्क्राइब करेंगे, और वो जो इलोंगेटेड बॉडी होगी वो कैसी होगी, रिजिड बॉडी, कैसी होगी, रिजिड बॉडी। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में सेम हो सकता है, राइट, सेम हो सकता है। ठीक है, उसकी पोजीशन हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट या किस लाइन के अबाउट हमें उसको रोटेट करना है, राइट। तो हमारे हिसाब से हम उसको क्या, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल, ये एक पेन है मेरे पास, ठीक है, अब मैं देखो इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से या इस एंड से मैं इसको रोटेट करता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है, इसको मैंने रोटेट किया, राइट, या तो यहां पे पकड़ के मैंने इसको रोटेट किया था, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो ये जो लाइन होगी जो इस पॉइंट से जाएगी, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। या अगर मैंने इसको यहां से रोटेट किया, देखो ये ऐसा रोटेट होगा, राइट, ये ऐसा रोटेट होगा, राइट, तो इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के लिए फिक्स नहीं होता, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के लिए फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो हम हमारे हिसाब से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा सर्कुलर मोशन के लिए भी होगा और रोटेशनल मोशन के लिए भी होगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे हमने देखा कि ये सर्कुलर मोशन होगा, वो एक लाइन के अलाउंग होता है, तो वो पॉइंट पास करेगा, और ये होल बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। देखो ये एक फैन है, राइट, और ये फैन जो है दिस इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये ऐसा, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये कहाँ होगा, दिस इज द शाफ्ट, राइट, फैन को हमने जहां पे अटैच किया होता है, राइट, उसको हम बोलेंगे शाफ्ट, ठीक है, ये होता है शाफ्ट। और ये जो शाफ्ट होगा, ये जो शाफ्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कौन सा प्लेन में, ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन वर्टिकल प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, या वी कैन से दैट इज अलोंग y axis। देन दूसरा जो है, ये जो फैन रोटेट कर रहा है ये ऐसा, तो ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है, सो उसको क्या कहेंगे हम, दिस इज प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन। अब ये जो फैन है वो कौन से प्लेन में रोटेट हो रहा है, दैट इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो वर्टिकल प्लेन होगा या ये जो हॉरिजॉन्टल
ये हमेशा एक दूसरे को कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. So this is very important point. You should remember that the axis of rotation in any circular motion or in any rotational motion, the axis of rotation and plane of rotation are always perpendicular to each other. So axis of rotation and plane of rotation are axis of rotation and plane of rotation are always perpendicular to each other. ठीक है? तो this is important point, first point. Okay. तो ये बात आपको समझ में आई? ये फैन के एग्जांपल्स हैं. तो अर्थ के लिए देखो ये होगा ईस्ट और वेस्ट, राइट? अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ. सो दिस नॉर्थ एंड साउथ इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड दिस what? East west. This is what again? This is plane of rotation. So east to west is what? Plane of rotation. Right? And north south is what? This is axis of rotation. Right? तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि these two are perpendicular to each other. Center of mass, ये हमने 11th में भी स्टडी किया. So it is a point on the body or outside the body where the whole mass of the body or system is supposed to be concentrated. ठीक है? तो ये पॉइंट होगा. ये पॉइंट किसी मतलब ये बॉडी के ऊपर हो सकता है या बॉडी के आउटसाइड हो सकता है. ठीक है? तो दैट इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास. लेकिन वहां से अगर हम उस बॉडी को, उस पॉइंट से अगर हम उस बॉडी को क्या करेंगे? इक्विलिब्रेट करेंगे. तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी स्टेबल हो जाएगी. ठीक है? देखो अब एक एग्जांपल लेता हूं. ये जो पेन है, राइट? ये पेन है. अब इस पेन के लिए, राइट, इस पेन के लिए मैं इसको डिफरेंट पॉइंट से होल्ड करने की ट्राई करता हूं. राइट? तो देखो अगर मैं यहां से होल्ड करता हूं तो ये इस तरफ गिर रहा है. राइट? मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं तो भी ये गिर रहा है. राइट? मैं थोड़ा इस तरफ आ रहा हूं तो भी ये गिर रहा है. राइट? और लेकिन मैं अगर थोड़ा यहां पे आ जाता हूं, देखो इसको मैंने लूजली होल्ड किया है. तो यहां पे जब मैं इसको पकड़ता हूं तो क्या होता है? ये स्टेबल हो जाता है, मतलब ये रुक गया. अब इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, ये रुक गया. ठीक है? लेकिन अब देखो यहां पे इसका ढक्कन है, ये, राइट? ये इसका टॉप है. अब इस टॉप के कारण इसका मास जो है बढ़ गया, राइट? और इस तरफ जो मास है वो कम है. ओके? अच्छे से ध्यान दो. इस तरफ इस ढक्कन के कारण, इस टॉप के कारण इसका मास बढ़ गया और यहाँ पे मास कम है. इसलिए देखो ये अगर आपको अच्छे से ध्यान में आ रहा होगा तो दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ पेन. ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, इसका ये सेंटर नहीं है. इसका सेंटर थोड़ा इस तरफ है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो थोड़ा इस तरफ है. लेकिन अब क्या हुआ कि इस तरफ मास बढ़ने के कारण, ये जो सेंटर ऑफ मास या center of this body, the geometrical center of body is slightly shifted. It is slightly shifted because, and this point will be called as what? Center of mass. This point will be called as center of mass. ठीक है? तो whole mass का जो center होगा उसको हम consider करते हैं. अगर देखो तो bodies दो टाइप की हो सकती है. एक हो सकती है यूनिफॉर्म बॉडीज. ओके,
यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी। तो यूनिफॉर्म बॉडीज जो होगी वो जनरली क्या होगी, दैट इज ज्योमेट्रिकल बॉडीज। फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है, रिंग। तो यूनिफॉर्म बॉडी क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है। देन डिस्क हो सकती है, ठीक है। देन स्फीयर हो सकता है, एक यूनिफॉर्म रॉड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म रॉड, या कुछ सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर। तो देखो ये बॉडी कैसे होगी, दीज आर जनरली यूनिफॉर्म बॉडीज, ओके। या हम क्या ले सकते हैं, और क्यूब ले सकते हैं, राइट। तो ये बॉडीज कैसे है, यूनिफॉर्म बॉडीज है, मतलब ऑल द पॉइंट इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये कैसा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसको देखेंगे, कोन को देखेंगे, कोन, ठीक है, कोन। तो कोन आपने देखा है, स्पिन कोन, राइट। तो वो जनरली कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहां पे आप इजीली समझ सकते हो कि ऊपर जो है वो मास कम है, नीचे जो है वो मास ज्यादा है। नीचे मास कैसा है, ज्यादा है, ऊपर कैसा है, कम है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली इस बॉडी के सेंटर पे नहीं आएगा, मतलब यहां पे नहीं होगा, दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो मास होगा वो कहां होगा, ओके, इसका मास जो होगा वो होगा थोड़ा नीचे, मतलब जिस तरफ बॉडी के जिस तरफ ज्यादा मास है उस तरफ वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरफ, ओके, यहां पे अगर और एक हम पॉइंट नोट करते हैं, जिस तरफ मास क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस तरफ बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया फोन के लिए, ठीक है। ऐसा ही आप बहुत सारे सिस्टम्स लेंगे हम, ओके, बहुत सारे सिस्टम लेंगे और उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास हमने 11th में स्टडी किया था, तो यहां पे मैं ज्यादा उसका रिपीटेशन नहीं करूंगा, ठीक है। आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो ये रिंग है, अब रिंग ये कैसी है, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ये कैसी है, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, राइट। तो यूनिफॉर्म बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास। इसके लिए देख सकते हैं, और डिस्क भी वही होगा, स्फीयर भी वही होगा, रॉड, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, ये अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो यूनिफॉर्म रॉड में, ओके, यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिलेंडर के लिए भी वही हो सकता है, क्यूब के लिए भी वही हो सकता है, क्योंकि these bodies are what, these bodies are symmetric bodies, these bodies are symmetric bodies। तो जो बॉडी सिमेट्रिक होगी एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, सो सिमेट्रिक बॉडी एंड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ऐसा होगा, तो अगर ऐसा होगा तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, व्हाट, सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा, दिस इज generally equivalent, this is generally equivalent to what, its geometrical center। किसके लिए, geometrical center, geometrical center, किसके लिए, geometrical center, ठीक है। so this is just a introduction that you need for the center of mass, ठीक है। अब ये जो center of mass होगा, ये center of mass जो होगा ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट,
तो मास जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा एक किसी बॉडी के लिए उस तरफ से उस मतलब उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट व्हाट सेंटर ऑफ मास। देखो हमारे पास दो टाइप की बॉडीज हो सकती है, इसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो सपोज मेरे पास है फर्स्ट दैट इज डिस्क्रीट बॉडी, डिस्क्रीट बॉडी, डिस्क्रीट बॉडी। डिस्क्रीट बॉडी से आप क्या समझ सकते हैं, मतलब बॉडी का जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दैट इज व्हाट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेटेड, ठीक है। तो देखो सपोज अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास लेना है तो एक मैं पहले सिस्टम एज्यूम करता हूं, ओके, सिस्टम होगी एक्स वाई एक्सिस, ओके। तो सपोज यहां पे मास है कितना m1, ओके, और यहां से कहां से, ओरिजिन से, दिस मास m1 इज एट डिस्टेंस r1, राइट, यहां पे है m2, राइट, दिस इज r2, यहां पे है m3, ओके, इट इज r3। या ऐसे कितने हो सकते हैं, बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, दैट इज से mn, राइट, और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है rn, ठीक है। अब पहले मैंने आपको ये बताया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये जो r1 होगा, ये जो r1 होगा that we will consider it as perpendicular distance, we will consider it as what, perpendicular distance, ठीक है, from this origin। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये जो बॉडी है वो डिफरेंट मासेस से बनी है, m1 m2 m3 up to mn। तो अब देखो इसका क्या निकालना है हमें, सेंटर ऑफ मास, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पहले हम ये देखो ये r1 r2 r3 rn ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, राइट, दैट इज m1 into r1, m1 into r1 plus m2 into r2 plus m3 into r3 up to mn into rn, mn into rn divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn, right। अब देखो यहां पे भी मैंने दो टर्म्स यूज किए हैं, ये है m into r, m into r, या इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज मास into, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे, देखो इसको ध्यान में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ मास, क्या कहेंगे इसको, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, किसको, m into r, m into r, मास into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। ये अलग कर, राइट, इसको मैं फिर से, ये आएगा आगे। अब देखो तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि
position vector of center of mass, okay, position vector of center of mass is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to this. इसको अगर हम समेशन के टर्म में लिखेंगे, राइट, सो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर आई, मतलब समेशन किसका, m इंटू आर का, और किसके लिए, सभी पॉइंट्स के लिए, ओके, दैट इज i is equals to 1 up to n, जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका समेशन करना है, किसका, m इंटू आर का, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ किसका, सब नीचे देखो डिनोमिनेटर में हम किसका सम कर रहे हैं, मास का, तो समेशन ऑफ mi, दैट इज अगेन i is equals to 1 up to n. तो ये समेशन का साइन है, ठीक है, तो इसको समेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट. उसके बाद देन अब देखो ये हमने पोजीशन वेक्टर निकाला, क्या निकाला, पोजीशन वेक्टर. अब हम क्या निकाल सकते हैं, और we can find out what, we can find out coordinates in terms of rectangular coordinates. So that is x coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, that is again what, m1. देखो तो ये जो पॉइंट्स होंगे m1 m2 m3 m up to mn, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं x1 y1, इसका होगा x2 y2, राइट, इसका होगा x3 y3, और इसका होगा xn yn, तो अब x कोऑर्डिनेट के लिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए क्या लेना है हमें, we want to take only x coordinate, means what, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to mn xn, and divided by what, again the same, that is summation of mass, m1 m2 m3 up to mn, right. Similarly we can find out what, y coordinate of center of mass, we can find out what, z coordinate of center of mass, ठीक है. So we can find out all the coordinates, we can find out position vector, we can find out what, coordinates, ठीक है. ये समझ में आया आपका. अब देखो ये किसके लिए था, ये था डिस्क्रीट बॉडी के लिए, ये किसके लिए था, डिस्क्रीट बॉडी के लिए. तो अगर हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, और वो बॉडी किस टाइप की है, सपोज दैट बॉडी इज यूनिफॉर्म बॉडी, मतलब किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस, सॉरी उसका मास कैसा होगा, सेम होगा. तो देखो इसको समझते हैं पहले कि हमने एक रॉड लिया, राइट, ये रॉड है, ठीक है. अब देखो किसी भी पॉइंट पार्ट पे, ये पार्ट होगा या ये पार्ट होगा, ओके, इक्वल पार्ट, ठीक है. तो सभी पार्ट के लिए इसका जो मास होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म बॉडी, इसलिए हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म बॉडी. अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके लिए अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, तो उसको हम कैसा निकाल सकते हैं, ओके. तो यहां पे वी कैन यूज इंटीग्रेशन, वी कैन यूज व्हाट, इंटीग्रेशन. तो देखो r ऑफ सेंटर ऑफ मास, r ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और सिंपली सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये जो मास है इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक स्मॉल पार्ट का जो मास है वो कितना है, dm, हर एक स्मॉल पार्ट का जो मास है वो कितना है, dm, राइट. और तो इसको कैसा लिखेंगे हम, r into dm, मतलब हर एक r डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, ये dm मास और r का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
और उन सबको ऐड कर रहे हैं, राइट? यू नो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब सभी मास का एडिशन। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए यूज करना है हमें? ये हमें यूज करना है यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म बॉडी। और ये किसके लिए यूज करना है? ये किसके लिए यूज करना है? डिस्क्रीट बॉडी के लिए। सो दिस इज सेकेंड, इसको हम ले सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म body. Okay, so for uniform body we can find out center of mass like this. तो देखो और एक टर्म आता है, that is what velocity of center of mass and acceleration of center of mass. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये एक अगर पॉइंट मास है, एक अगर पॉइंट मास है तो वो तो पॉइंट के जैसा है, तो उसके लिए एक ही वेलोसिटी हो सकती है। उसके लिए क्या हो सकता है? एक ही वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के लिए उस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, राइट? जब हम रोटेशनल मोशन करेंगे तो सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। किसमें? रोटेशनल मोशन। यस, ट्रांसलेटरी मोशन में सबकी वेलोसिटी सेम हो सकती है, ओके, लेकिन रोटेशनल मोशन में सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, ठीक है? इसलिए जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, अगर उस वेलोसिटी को हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी हमें कंसीडर करनी है, उस बॉडी की अगर हमें वेलोसिटी कंसीडर करनी है तो हम किसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे? वी आर गोइंग टू कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये निकालना बहुत इजी है, देखो कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कैसे निकालेंगे? सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या आएगा? देखो यहाँ पे ये क्या लिया था मैंने? m1 r1, राइट? अब इसके लिए क्या लेना है? m1 v1, m1 v1, राइट, प्लस m2 v2 up to what we can write? mn vn divided by m1 plus m2 up to mn. ओके, सेम। सिर्फ मैंने क्या किया कि r1 की जगह पे यहाँ पे क्या डाला? v1। अब v1 क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ m1। v1 क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ m1। v2 दैट इज वेलोसिटी ऑफ m2, राइट? सो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो ये भी सिंपल है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो r1 अपॉन t, that is displacement upon time, you will get what? Velocity. r2 upon t, that is v2, right? तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करने से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, because this is what displacement और ये क्या है? velocity, and you know velocity is what? rate of change of displacement with respect to time, okay? तो आपको ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली ये कैसा लिख सकते हैं आप? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए भी वही करना है, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ v dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये डिस्क्रीट बॉडी के लिए हुआ और ये किसके लिए हुआ? ये किसके लिए हुआ? कंटीन्यूअस बॉडी के लिए, ठीक है? ओके, देन ये हुआ वेलोसिटी। उसके बाद हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या करेंगे आप? वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज dv by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? देखो, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर
ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा क्या, m1a1 प्लस m2a2 अप टू mn ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn, राइट। सिमिलरली इंटीग्रेशन यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, तो इसको लिखेंगे ADM डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। देखो तो यहां पे मैंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, क्या पॉइंट इंट्रोड्यूस किया कि अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, राइट, अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। अब ये फैन का ब्लेड अगर ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है लाइक दिस, मतलब ये यहां से घूम के ये यहां पे आया, यहां से घूम के यहां पे आया, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान दो, राइट, मैंने आपको शायद 11 में भी बताया ये, लेकिन फिर से रिवीजन हो जाएगा। देखो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, लेट दिस पॉइंट इज A, या ये देखो लेट दिस पॉइंट इज A, let this point is B and this point is C, ठीक है। अब ये ब्लेड जो है ये यहां से घूम के यहां तक आया, ठीक है, तो ये पॉइंट तो उसके साथ ही आ जाएंगे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B and this is point C, this is point C। तो देखो यहां पे ये जो A पॉइंट होगा वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, B पॉइंट जो होगा वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइक दिस, ठीक है, और ये जो C पॉइंट होगा ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि आप किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, राइट। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जो C पॉइंट है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया S3, राइट, B पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया S2, ओके, और A पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया S1, राइट। यहां से तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि S3 is greater than what, S2 is greater than what, S1, ठीक है। तो तीनों पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम टेकन, अब तीनों के लिए टाइम जो होगा दैट विल बी व्हाट, t, and say it is same for all the points, it is same for all the points, all the points। तो देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है, राइट, मतलब जितने टाइम में C यहां तक आएगा उतने टाइम में B यहां तक आएगा, उतने टाइम में A यहां तक आएगा, राइट। तो टाइम सबके लिए सेम होगा, लेकिन सबने तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किया, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी जो होगी, राइट, दैट इज अलोंग द टेंजेंट, ये, राइट, आपको मैंने बहुत बार बताया दिस इज अलोंग टेंजेंट, ठीक है। सो दिस इज लीनियर वेलोसिटी, तो सबके लिए लीनियर वेलोसिटी जो होगी, तो यहां पे अगर हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ A पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस S1 अपॉन t, क्योंकि टाइम कितना लगा t, देन सेकंड VB, तो VB क्या हो सकता है, S2 अपॉन t, S2 अपॉन t, राइट, द वेलोसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन ये VC, ये VC क्या होगा, S3 अपॉन t,
तो जिसने जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो सी पॉइंट ने क्या किया, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो S3 is greater than S2 which is greater than S1. So as S3 is greater than S2 is greater than S1, so similar VC is greater than VB which is greater than VA. तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो सभी पॉइंट के लिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, सभी पॉइंट्स के लिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। अब दूसरा टर्म जो हमने देखा था दैट इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब सभी पॉइंट्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां से ए पॉइंट यहां तक आया, बी यहां आया, सी यहां आया। तो आप देखेंगे कि सबने जो एंगल डिस्क्राइब किया, द एंगल डिस्क्राइब बाय ईच पार्टिकल दैट इज ए, बी एंड सी, द एंगल डिस्क्राइब बाय ईच पार्टिकल इज व्हाट, थीटा। और देखिए ये जो थीटा होगा, ये थीटा सबके लिए सेम होगा, थीटा जो होगा सबके लिए सेम होगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल थ्री पार्टिकल विल बी सेम। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट for all particle will be same, so angular displacement for all particle will be same, right। इसको आप निकाल भी सकते हैं, right। so angular displacement अगर निकालेंगे that is ओमेगा, ओके। तो ओमेगा ए पार्टिकल के लिए क्या होगा, थीटा अपॉन टी, राइट। बी के लिए भी क्या होगा, थीटा अपॉन टी, ओके। और सी के लिए भी क्या होगा, थीटा अपॉन टी। तो इसमें अब आपको पता चला होगा कि ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी इज इक्वल्स टू ओमेगा सी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल थ्री पार्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इसको ध्यान में रखना है आपको हमेशा कि अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट की लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, लीनियर एक्सेलरेशन अलग होगा, ठीक है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सभी सेम होंगे, ठीक है। तो एंगुलर टर्म विल बी सेम फॉर ऑल थ्री पार्टिकल्स। एंगुलर टर्म विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल। एंगुलर सभी एंगुलर टर्म कौन से 5 है, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सभी पॉइंट, ये सभी पैरामीटर्स इस बॉडी के लिए सेम होंगे। लेकिन जो लीनियर टर्म्स होंगे वो हर एक पॉइंट के लिए, इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स के लिए ये जो टर्म्स है, लीनियर टर्म्स है, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस।